अच्छा जी। ठीक है करें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बस इंटरकनेक्शन। ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू। इसके अलावा और भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल में होते हैं। उनको हमने अटैच करना हो तो हम यूज़ करते हैं वायर्स। और कंप्यूटर के जो इंटरनल वायर्स होती हैं, उन इंटरनल वायर्स का नाम है बस। ओके, नाम इसका बस हो गया। इंटरकनेक्शन हम इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि वो इंटरकोनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट का मतलब जोड़ना, इंटर मतलब अंदर वाली साइड पे। तो कंप्यूटर के अंदर वाली साइड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, उनको अगर हमने जोड़ना हो तो हम किससे जोड़ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बस इंटर कनेक्शन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। और मतलब जो बाहर वायर्स होते हैं उनको बस इंटरकनेक्शन नहीं बोलेंगे, जो बाहर हमें एक्सटर्नल नजर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर को मैं अटैच कर रहा हूँ, उसकी जो केबल होगी मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि ये बस इंटरकनेक्शन है। या अगर मैं माउस अटैच कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा जो माउस की वायर है वो बस इंटरकनेक्शन है। बस जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनको अटैच करना हो तो हम यूज़ करते हैं बस इंटर कनेक्शंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, ये लिखा हुआ है वी नो डैट अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू। मतलब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, मेन मेमोरी। ये हम निकल पड़ा था, रैम और रोम। एंड आईओ यूनिट मतलब इनपुट एंड आउटपुट, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनल लगी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे यूनिट होता है, डिवाइस होती है। तो इनको हमने जोड़ना हो, क्यों जोड़ना है? तो क्वेश्चन आता है हमने क्यों जोड़ना है। तो अगर हमने जोड़ा नहीं होगा तो जो कुछ पड़ा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर वो सीपीयू में कैसे आएगा? जो सीपीयू में है वो मेन मेमोरी में कैसे आएगा? क्योंकि हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि जो रैम होती है उसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो रीड का मतलब होता क्या है? रीड का मतलब होता है कि मेमोरी, ये देखें मेमोरी में कुछ पड़ा हुआ है वो कहाँ पे आएगा? ये देखें इधर से होके इधर आ रहा होगा। राइट का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है एएलयू के अंदर, वो कहाँ पे मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। तो अगर बीच में कनेक्ट ही ना होते तो डाटा ना आ सकता था और ना जा सकता था। ठीक है, तो देखिए आप इसने यही लिखा हुआ है फॉर डाटा टू फ्लो बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। अगर हमने इनके बीच में डाटा शेयर करना है तो वी नीड सम काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन। तो हमें किसी न किसी तरह का कनेक्शन लाजमी चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो यू आर अनएबल टू send data and receive data. Okay, which is another very important component of the overall computer architecture. तो कहता है जो हमने कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर बनाया ना, जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास ये वायर्स ना होती, ये वायर्स मतलब बसेस ना होती, तो आप ना ही डाटा सेंड कर सकते थे और ना ही रिसीव कर सकते थे। तो कंप्यूटर का तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया ना। जब तक डाटा सेंड नहीं हो रहा और रिसीव नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये अगर आप कुछ शॉर्ट में डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर बस या बस इंटरकनेक्शन, तो आप ये पैराग्राफ लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दीज कंपोनेंट्स। लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखोगे फिर आपने दीज कंपोनेंट नहीं लिखना, फिर आपने नाम लिखने हैं कंपोनेंट्स के। वो कौन कौन से हैं? ये सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ यूनिट। इन तीनों को उठा के अपने यहाँ पे ले आना है दीज की जगह। ओके, फिर आपने कहना है सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ यूनिट आर इंटरकनेक्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल क्या होता है? जो एक तरफ इकट्ठी चीजें जा रही होती हैं। जैसे देखें ये एक चीज है, उसी के साथ दूसरी चीज है, उसी के साथ तीसरी चीज है, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। सीरियल में ये होता है, जैसे देखें इधर नजर आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक से कोई चीज़ जा रही है तो वो सीरियल की फॉर्म में जा रही है। मतलब कोई एक चीज़ पहले जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? एक चीज़ जा रही है उसी टाइम पे इधर से भी कुछ जा रहा है, उसी टाइम पे इधर से भी कुछ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो इस तरह की लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। ओके, each of these lines can be used to transfer a sequence of bits। तो हम डाटा मूव करेंगे सीक्वेंस की फॉर्म में। ये तो हमें पता है, कंप्यूटर के डाटा पड़ा होता है 0 1 की फॉर्म में। और ये भी मैंने बताया हुआ आपको कि अगर आपने कुछ स्टोर करना है, सपोज अली स्टोर करना है, तो ए जो है वो 8 बिट्स का होता है, मतलब 8 वैल्यूज होंगी उसकी। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
जैसे देखिएगा यहाँ पे नोट पर मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास लिखा हुआ मैसेज है अली, AL और I, ठीक है। इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर में अली पड़ा हुआ है तो किस फॉर्म में पड़ा है, 1011, उसके बाद 1100। सपोज करते हैं ये उसकी वैल्यू है, ओके। इसी तरह L है, उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और वो भी कितनी वैल्यूज होंगी, 8 ही वैल्यूज होंगी। इसी तरह I है हमारे पास, उसकी भी 8 ही वैल्यूज होंगी, ओके। ये देखें, तो अब अगर हमने डाटा सेंड करना है, ये देखें अगर इस इमेज को भी देखें तो A सेंड करना है तो सेंड कैसे होगा, सपोज करते हैं ये देखें A की वैल्यू जा रही है यहाँ पे, ये जो 1 पहले वाला है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, फिर ये 0 है वो इधर मूव कर रहा है, और ये जो थर्ड वन है वो कहाँ मूव कर रहा है, ये जो नीचे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये 3 वैल्यूज जो थी ना, ये वाली 3 101 ये सेम टाइम पे मूव करके, अच्छा ये जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद ये 1 की बारी आएगी, ये 1 इधर मूव करेगा टॉप पे, ये जो दूसरा 1 है वो यहाँ पे मूव करेगा, और ये जो तीसरा 1 है वो यहाँ पे मूव करेगा। तो 3 वैल्यूज और सेंड होगी ना, उसके बाद ये 2 रह गई हैं, तो एक वैल्यू यहाँ से मूव कर जाएगी और एक चीज यहाँ से मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब हमें 3 फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लग रहा था, तो 3 सेकंड लगेंगे टोटल डाटा सेंड करने में। लेकिन यही डाटा अगर हम ऐसे सेंड करें सिंगल सिंगल, तो फिर हम डाटा सेंड नहीं कर सकते, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमें समझ आ गई है, तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ तक की है कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, दीज कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस conducting wires. Each of these lines can be used to transfer a sequence of bits from one component of the computer to other component. का मतलब मेरे पास यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो मैंने जिसकी हेल्प से की उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, ओके। यहाँ तक आप इसकी लिखोगे डेफिनेशन, लेकिन आपको इसके साथ नाम लिखने पड़ेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो भी। और तीनों के नाम ये लिखे हैं, पहली होती है कंट्रोल बस, दूसरी होती है एड्रेस बस, तीसरी होती है डाटा बस। तो यहाँ पे एक साइड पे जरा लिखें, यहाँ पे जगह खाली है ना, अब यहाँ पे लिखें कि 3 टाइप्स, क्योंकि आपको एमसीक्यू है ना, फिर आपको मिलनी नहीं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, तो साइड पे लिख लें कि बसेस की टाइप्स कितनी होती हैं, 3, ओके, 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने आपको बताई है कि बसेस की 3 टाइप्स होती हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर सा बना के दिखाऊँ ना, ये देखिए, ये देखिए अगर मैं बात करूँ ना सिंपल, जो बस है उसकी टाइप्स होती हैं, मेन जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं। एक का नाम है सिस्टम, और जो दूसरी होती है ना उसका नाम होता है एक्सपेंशन, ओके। ये हम आगे पढ़ेंगे, एक का नाम होता है सिस्टम बस, एक का नाम होता है एक्सपेंशन बस। ये जो अभी हमने नाम पढ़े हैं ना कि डाटा बस और एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये 3 बेसिकली टाइप होती हैं सिस्टम बस की, ओके। लेकिन जो एक्सपेंशन बस होती है वो हम पढ़ेंगे, इसकी कोई टाइप्स नहीं होती। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कभी कि कंप्यूटर जो बस होते हैं उसके मेन टाइप्स कितनी हैं, मेन टाइप्स वो 2 होती हैं, एक सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सिस्टम बस की टाइप्स कितनी होती हैं, ओके, सिस्टम बस की, तो वो 3 होती हैं, मिक्स नहीं करना आपने। मेन टाइप्स होती हैं 2, बट सिस्टम बस की मेन टाइप्स कितनी होती हैं, 3, ओके। ये अभी हम पढ़ेंगे, तो वो होंगी, ये जो मैंने अभी आपको 3 बताई है ना, वो बेसिकली सिस्टम बस की टाइप्स हैं, ओके। और सिस्टम बस होता है कि अभी हम डेफिनेशन उसकी पढ़ लेंगे। ये देखें डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, जनरली अ कंप्यूटर हैज मोर देन 1 बस इंटरकनेक्शन। तो एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा बसेज होती हैं, और मैंने आपको नाम भी बता दिए, एक सिस्टम बस, दूसरा एक्सपेंशन। तो द बस यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम बस। A general purpose computer have 70 to 100 lines system bus, okay, और the system bus is divided into 3 main categories। यहाँ तक अगर आपको system bus की definition आती है तो अभी यहाँ तक लिखना है पूरा पैराग्राफ, ओके, कि system bus क्या होता है। अच्छा, उसने एक बात बताई है कि अगर हमारे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको ऊपर नजर भी आ रहे हैं, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, मेमोरी है, इसको अगर हमने कनेक्ट करना हो ना, ये मेन कंपोनेंट्स है, तो हम सिस्टम बस ही यूज करेंगे।
लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हैं तो वहाँ पे हम ये यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन बस। तो अगर आपसे को पूछे, अच्छा मुझे बताएं कि सिस्टम बस के ऊपर जो वायर्स होती हैं सिस्टम बस की वो कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे मिनिमम होती है ये 70, मैक्सिमम कितनी होती है 100। और इसके नीचे जरा लाइन लगा के लिखें MCQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ बोर्ड में आया हुआ है कि हाउ मैनी लाइन्स सिस्टम बस हैव, तो कितनी बोलेंगे 70 to 100 लाइन्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बार बार कह रहा हूँ। अब 70 से लेके 100 का क्या मतलब है, अगर हमारे पास जो है सिस्टम बस हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम कहेंगे चले हम 70 ही रख लेते हैं, लेकिन अगर हम 100 कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी ना उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम बस की टाइप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये यहाँ से पढ़ाऊंगा एड्रेस बस से, ठीक है। इससे पहले आप थोड़ा सा याद करें, आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी ना मेन मेमोरी की, ओके, तो मेन मेमोरी में जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा तो स्टोर करते ही करते हैं, साथ उसका एड्रेस भी होता है। ओके, सपोज सीपीयू जो है वो ना डाटा लेना चाह रहा है मेन मेमोरी से, तो मेन मेमोरी के अंदर जो है डाटा पड़ा हुआ है। ओके, ये इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेन मेमोरी यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है और ये है सीपीयू जिसको डाटा चाहिए। ओके, अब ये मेन मेमोरी के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, इस डाटा के साथ हर डाटा का एक होता है एड्रेस। ओके, तो अब कंप्यूटर ने जब काम करना है तो वो जब उसे कॉल करेगा ना कंप्यूटर, तो वो उसे कभी भी उसकी वैल्यू से कॉल नहीं करता होता, वो उसका एड्रेस बताता है कि भाई इस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो भी डाटा पड़ा है ना वो ले आओ। ओके, तो एड्रेस ने मूव करना है तो एड्रेस मूव करेगा सिर्फ इस लाइन के ऊपर, उसका नाम क्या होगा, एड्रेस बस, उसका स्पेसिफिक नाम है। मतलब जब भी एड्रेस मूव करेगा, कॉपी करेगा, तो कॉपी जिस पे होता है उसका नाम होता है एड्रेस बस। लेकिन उस जगह पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा भी तो मूव करवाना है ना, वो एड्रेस बस कभी भी मूव नहीं करवा सकता, उसको मूव करवाने के लिए हम बस यूज करते हैं, उसका नाम होता है डाटा बस। ठीक हो गया, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये था सीपीयू, इसने कहा मुझे डाटा चाहिए इस एड्रेस पे, तो वो एड्रेस मूव किया, यहाँ पे एड्रेस आया, मेमोरी ने पूछा हाँ भाई कहाँ से डाटा लेना है, उसने कहा ये एड्रेस है। अच्छा, तो एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ था, एड्रेस बस के ऊपर, उसने देखा, उसने उस जगह पे जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो पकड़ा और ये डाटा बस के ऊपर फेंक दिया, अब वो मूव कर रहा है इधर आ गया। ओके, दो बसेस हमारी यूज होगी, एड्रेस बस यूज होती है फॉर मूविंग ओनली एड्रेस, डाटा बस कब यूज होती है जब हमने डाटा मूव करवाना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी बस क्या है, क्या हमारा जो सिस्टम है वो सही काम कर रहा है, मतलब एड्रेस बस सही से काम कर रही है कि नहीं, डाटा बस सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई कोई तो देखेगा ना, अगर कोई नहीं देखेगा तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ हो सकती है, मतलब हो सकता है एड्रेस बस में एड्रेस किसी और का था बट वो डाटा कहीं और से ले आया, ऐसा हो सकता है ना। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल बस। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये चेक करना कि क्या हमारा ये जो है मतलब डाटा सेंड हो गया है, अगर सेंड हो गया तो उसको पता होना चाहिए, या अगर कुछ सेंड करना चाह रहा है तो भी इसे पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में कोई टीचर ऑफ पे होता है, कोऑर्डिनेटर को पता होता है ना, ऐसा ना हो कि कोई टीचर ऑफ पे हो कोऑर्डिनेटर को पता ही नहीं है, तो ये चीज जो है इसको पता होनी चाहिए। ओके, ये अभी हम पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो तीन चीजें मैंने बता दी, अब मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से पहले हम पढ़ेंगे डाटा बस ऑन द सिस्टम बस, जैसे हमने बात की थी, बच्चे आवाज आ रही, अच्छा जी। तो बच्चे हम देख रहे थे डाटा बस, तो जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा सिस्टम बस के ऊपर लाइंस होती हैं 70 to 100, उन 70 में से या उन 100 में से हमारे पास मिनिमम 32 या मैक्सिमम 64 लाइंस हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। ओके, मिनिमम 32, इससे हम कम यूज नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 64 कर सकते हैं, और इनके बिटवीन भी हम यूज नहीं कर सकते। दो ही चॉइसेस हैं, आइदर यू कैन यूज 32 or you can use 64 lines are reserved to transfer data from one component to other। मतलब मैंने एक कंपोनेंट से ट्रांसफर करना है, सपोज रैम, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ALU के अंदर,
तो मैंने रिजर्व कर दी हैं 32 लाइंस या फिर 64 लाइंस। किस लिए? डाटा बस के लिए, कि वहां पे डाटा ही ट्रांसफर होगा और कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो दी लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड डाटा बस। ओके, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपने कोशिश करना है, आपने ये भी लाइन लाजमी ऐड करनी है। क्या मतलब उसका? कि अगर हमारे पास 64 लाइंस है ना, तो उसमें डाटा 64 बिट्स ही मूव कर सकता है। मतलब एक बिट के ऊपर एक जो है वो एक लाइन के ऊपर एक बिट मूव करेगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 32 लाइंस हैं तो डाटा कितना मूव करेगा? 32 बिट्स मूव करेगा। ओके, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ज़्यादा हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अ 64 लाइन डाटा बस कैन ट्रांसफर 64 बिट्स ऑफ डाटा सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। So it is not difficult to see that the width of the data bus. For example, आपसे कोई पूछता है मुझे इसकी width बताओ, मतलब इसकी कैपेसिटी बताओ डाटा बस की कितनी है, तो आपको सिर्फ एक चीज पता चल जाए ना कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो आप उसकी ना width बता सकते हो और कैपेसिटी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उतनी ही बिट्स डाटा मूव कर सकता है। ओके, तो देखें ये लिखा हुआ है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है? परफॉर्मेंस पे। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस करते जाएंगे आपका डाटा उतना ज़्यादा मूव करता जाएगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है हमारे पास? ओनली या तो 32 या फिर 64, इससे ना कम ना फिर ज़्यादा। ओके, अच्छा जी, तो जब हमने डाटा ट्रांसफ़र करना था तो एड्रेस भी तो होना चाहिए ना। तो देखिए ये थोड़ा सा पहले बता रहा है कि वी नो दैट मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द सिस्टम बस। सिस्टम बस के साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हैं। कौन से जुड़े हैं वो ऊपर हम बढ़ चुके हैं, ALU, CU और CPU, उसके अलावा मेन मेमोरी, इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंप्यूटर के पास एक ही चीज़ है, उसका नाम क्या होता है? एड्रेस। और एड्रेस बेसिकली एक आईडी है, और वो आईडी क्या होती है? यूनिक। मतलब दो कंपोनेंट की सेम आईडी नहीं हो सकती। अगर सेम आईडी होगी तो ये एम्बिगुअस हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी कि मैंने डाटा इधर लेके जाना है या इधर। तो इसलिए हमेशा ये यूनिक होता है। ओके, हर कंपोनेंट का यूनिक होता है। एंड दिस आईडी इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट बाइट। यहां तक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? एड्रेस ऑफ बाइट। तो कहां से लिखोगे? यहां से। यहां से कंपोनेंट्स है ना, यहां से स्टार्ट करोगे। द कंपोनेंट्स, ऊपर अब लिख लें द, THE, the components are connected to one another through the system bus, so it is important to assign a unique ID to each component. This ID is called address of that component. ठीक है, यहां तक ये डेफिनेशन अभी मैंने एड्रेस बस की नहीं बताई, अभी मैंने बताई है एड्रेस ऑफ बाइट, एड्रेस ऑफ कंपोनेंट कह लें या फिर एड्रेस ऑफ बाइट कह लें। अच्छा जी, बल्कि एड्रेस ऑफ कंपोनेंट ही बोले, बाइट के हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होगी डेफिनेशन एड्रेस ऑफ कंपोनेंट की। अब आगे थोड़ा सा बता रहा है एड्रेस बस के बारे में, यहां से स्टार्ट हो रहा है एड्रेस बस। व्हेन अ कंप्यूटर कंपोनेंट वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर, मतलब एक कंपोनेंट है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। कम्युनिकेट मींस या तो डाटा सेंड करना चाह रहा है या फिर डाटा रिसीव करना चाह रहा है। तो इट यूजेस अ फ्यू ऑफ द सिस्टम बस लाइंस। तो ये कुछ लाइंस यूज करेगा, जैसे ऊपर डाटा बस ने यूज किया था ना 32 या 64, इसी तरह ये भी कुछ लाइंस यूज करेगा, और वो फिक्स नहीं होती, कुछ भी लाइंस हो सकती हैं, ताकि वो डेस्टिनेशन तक अपना जो है डाटा ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो दीज लाइंस आर कॉमनली नोन एज एड्रेस बस। ओके, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है एड्रेस बस की, यहाँ तक डेफिनेशन होगी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, जैसे हमने पढ़ा ना कि डाटा बस में क्या था कि अगर डाटा बस में 32 लाइंस हैं तो डाटा मूव कितना करेगा? 32 बिट्स। 64 लाइंस हैं, डाटा कितना मूव करेगा? 64 बिट्स। बट यहाँ पे ना फॉर्मूला होता है 2 की पावर, ओके, 2 की पावर n, ये पावर है बेसिकली, इसका मतलब पावर होता है। अच्छा, n का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 लाइंस हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 2, कितना आंसर आता है? 2 का स्क्वायर, वो आंसर आता है 4। इसका मतलब अगर हमारे पास लाइंस 2 हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 की पावर 2 विच इज 4। ठीक है,
अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं तो 2 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 8। ओके, तो ये आपने याद रखें, एक साइड पे लिख लें फॉर्मूला 2 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ लाइंस। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप डायरेक्ट कभी भी वैल्यू गेट नहीं कर सकते। मतलब आपसे पूछे ना कि विड्थ कितनी होती है किस चीज़ की, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट किया था, 64 लाइंस हैं तो 64 बिट्स हैं, 32 लाइंस हैं तो 32 बिट्स हैं, या लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करेगा, वो क्या फॉर्मूला है, 2 पावर n। ओके, अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा आपको बताने लगा। ऊपर हमने पढ़ा था हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ALU अलग कंपोनेंट है, CU अलग कंपोनेंट है, CPU अलग कंपोनेंट है, मेन मेमोरी अलग। तो इनके अपने अपने क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे, क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे मेन मेमोरी है, सपोज उसका जो ID था वो था 1। ओके, अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसका भी तो एड्रेस होगा ना। जैसे एक सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जैसे पार्क व्यू सोसाइटी है, उसका एड्रेस है 100। अब उसके अंदर जो है घर भी तो है ना, उसका एड्रेस भी तो होना चाहिए। इसी तरह इसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसका भी एड्रेस यूनिक होता है। ये देखिए लिखा हुआ है, नॉट ओनली द एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स। सिर्फ कंपोनेंट्स के ही हमें पता नहीं होना चाहिए, but it is also used to specify different memory location within the main memory। कहता है मेन मेमोरी के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसका भी एड्रेस होता है। ओके, एग्जांपल से समझा रहा है, देखें। कहता है फॉर एग्जांपल इफ द CPU वांट टू राइट सम डाटा एट लोकेशन 9872 इन द मेन मेमोरी। तो अब डाटा ने जाना है CPU से, कहाँ पे जाना है, रैम के अंदर। लेकिन रैम के अंदर कहाँ पे, इस जगह पे 9872। अब देखें क्या होगा, तो कहता है जी मेन मेमोरी इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी एंड लोकेशन। तो कहता है मेन मेमोरी का एड्रेस प्लस उसके अंदर जो लोकेशन है उसका भी एड्रेस किस पे मूव करेगा, एड्रेस बस के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि हमने पार्क व्यू में जाना है, उसका भी कुछ एड्रेस है, उसके बाद उसके अंदर स्कूल है, उसका भी कुछ एड्रेस है, उन दोनों का एड्रेस किस पे मूव कर रहा है, एड्रेस बस के ऊपर। अब क्या होगा, व्हेन द मेन मेमोरी सीज इट्स एड्रेस। अब मेन मेमोरी देखा, अच्छा ये तो मेरा एड्रेस है, ये ALU का नहीं है, ये दूसरी चीजों का नहीं, ये मेरा एड्रेस है। तो ऑन द एड्रेस बस इट रीड्स द डाटा। अब वो क्या करेगा, डाटा को रीड करेगा फ्रॉम डाटा बस एंड राइट इट टू स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब उसने देखा, अच्छा ये मेन मेमोरी के अंदर जाना है, अच्छा ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर किस जगह पे जाना है, तो ये तो उसने देखा किसके ऊपर, एड्रेस बस के ऊपर। लेकिन डाटा भी साथ ही पड़ा हुआ था डाटा बस के ऊपर, उसने वहां से पकड़ा और 9872 जो भी लोकेशन थी उसके ऊपर स्टोर कर दिया। तो समझ आई इस बात की। तो ये हमने अभी दो चीजें पढ़ी हैं सिर्फ, क्या, डाटा बस और एड्रेस बस। ठीक है, अब वापिस आते हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, वो है जी ये कंट्रोल बस। तो दीज लाइन्स आर यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स। कि अगर कोई, अच्छा जी, कंट्रोल बस क्या होती है, दीज लाइन्स आर यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स। अगर हमने कोई कमांड्स भेजनी हो, मतलब हुक्म भेजनी हो कि ALU कह रहा है ये करो, मतलब ALU को कंट्रोल यूनिट कह रहा है ये करो, या CU को कंट्रोल यूनिट जो है वो कहता है ये करो, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने काम करवाना है तो आपको क्या देनी पड़ती है, कमांड्स। तो कमांड्स अगर आपने मूव करवानी है वो किस पे मूव करेंगी, कंट्रोल बस के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर CPU ने डाटा रीड करना है फ्रॉम मेन मेमोरी, तब वो उसको हुक्म देगा ना कि मेरा ये वाला काम करो, तो वो किसके ऊपर जाएगा, वो जाएगा कंट्रोल बस के ऊपर। ठीक है, यहां तक पहला काम हो गया। दूसरी एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। मतलब जब मैंने किसी को बोला ये काम कर दो, काम करने के बाद मुझे बता देगा हाँ भाई काम हो गया है, तो इस चीज को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो इसी तरह the control bus is also used to transmit other signals like ACKS, जिसको हम क्या बोलते हैं, acknowledgement signal। तो इसका दूसरा काम क्या होता है, acknowledgement वाला सिग्नल काम करना, और पहला काम कौन सा था, कमांड्स को मूव करवाना। अगर आपसे वो पूछे कंट्रोल बस क्या क्या करता है, तो आप बोलोगे एक तो कमांड्स को मूव करवाता है, दूसरा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को देखता होता है। अब वो क्या होते हैं, ये देखिए लिखा हुआ, व्हेन CPU गिव कमांड टू मेन मेमोरी फॉर राइट डाटा। कि CPU ने बोला मेन मेमोरी को डाटा लिखो अपने ऊपर, स्टोर करो, तो मेन मेमोरी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वापस किसको सेंड करना है, CPU को। कब,
जब वो डाटा सक्सेसफुली उसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये टेबल जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए है क्या। मेमोरी राइट का मतलब होता है कि मेन मेमोरी के ऊपर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, उस कमांड का नाम है मेमोरी राइट। ये देखिए ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कमांड्स यूज करता है, देता है कमांड, लेकिन कमांड कौन कौन सी ये हैं। मेमोरी राइट का मतलब मेमोरी के ऊपर कुछ डाटा स्टोर करो। मेमोरी रीड का मतलब मेमोरी से कुछ डाटा मैं लेना चाह रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा, मेमोरी रीड। लेकिन आई ओ राइट का मतलब क्या होता है कि अब मैंने कोई इनपुट या कोई आउटपुट डिवाइस यूज करनी है, लेकिन जब राइट का मतलब नाम आता है ना, तो राइट का मतलब होता है आउटपुट, कि मैं कुछ स्टोर करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस मेमोरी के अंदर नहीं, किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। जब रीड का मतलब आता है, तो रीड का मतलब होता है किसी इनपुट डिवाइस से हम डाटा रीड करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू आईओ राइट और मेमोरी राइट सेम चीजें हैं, इसी तरह आईओ रीड और मेमोरी रीड सेम चीजें हैं। ओके, अच्छा जी, तो बस रिक्वेस्ट का मतलब था, मैंने बस को रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने डाटा सेंड करना है। बस ग्रांट का मतलब होता है मुझे बस मिल गई है, अब मैं डाटा इस पर सेंड कर सकता हूँ। ट्रांसफर आस्क का मतलब क्या होता है कि मैंने अब डाटा जो है ना ट्रांसफर करना है। ओके, तो ये तीन जो चीज़ें, ये ऑप्शनल है, आप याद ना भी करें खैर है, लेकिन ये चार चीज़ें लाजमी देखिएगा, इसमें से एमसीक्यू वगैरह भी ना आ सकता है। ओके।